बाजार में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं और साथ ही साथ मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। आज क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है, 16,000 के लेवल्स के पार भी निकला मार्केट। और जो क्लोजिंग हुई निफ्टी देखिए करीब करीब 180 अंकों पर, और बैंक निफ्टी में भी शानदार 500 अंकों की तेजी देखी गई है। और किस तरह का एक्शन रहा दिन भर आज बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो बेहद मजबूत ट्रेड्स आज बाजार में देखने को मिले। दिन की शुरुआत से ही बाजार में जो एक्शन डेवलप होता हुआ दिखा वो फिर कंटिन्यूड ही रहा। और जब बाजार ने क्लोजिंग दिखाई 16,000 के पार भी बाजार ने आज हमें दर्शन कराए और अच्छी मजबूती पर ही क्लोजिंग, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर तरफ हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिला। सबसे पहले तो Q1 अपडेट से शुरुआत करते हैं। कंपनियों के एक कर Q1 अपडेट्स आ रहे हैं, मजबूत अपडेट्स नजर आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट है आज फार्मा स्पेस, FMCG टू स्टार्ट विद काफी मजबूती देखने को मिली। डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे अपने ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर मजबूती दिखा रहे थे। मैक्रोटेक डेवलपर्स बेस्ट एवर ऑपरेशनल अपडेट्स कंपनी ने पोस्ट किए। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी, इन अपडेट्स के बाद ही स्टॉक में अच्छा मोमेंट देखने को मिला। 5% के अप स्टॉक में भी देखने को मिले। और बजाज ट्विंस भी आज फोकस में थे। बजाज फाइनेंस के ऑपरेशनल अपडेट्स मजबूत रहे और बजाज फिनसर्व में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स वे शाइनिंग, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक में मजबूती थी। FMCG में तो लगातार तेजी है ही, और HUL का स्टॉक इसमें एक बड़ा दिग्गज जो कि लगातार मजबूती दिखा रहा है। वहीं रिलायंस, ONGC, पावर ग्रिड, NTPC, LNT जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज कमजोरी दिखा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड में जो करेक्शन या बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, इसका सीधा असर था जो कि एविएशन स्पेस, सीमेंट स्पेस, पेंट स्पेस पर देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, रिफाइनिंग कंपनियां इन्हीं के इम्पैक्ट से जूझ रही थी। इनफैक्ट पेंट स्टॉक्स की अगर बात करें, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, कंजाई नैरोलैक जैसे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ, क्योंकि एक बड़ा कह सकते रॉ मटेरियल का कंपोनेंट है जो कि क्रूड से आता है, चाहे फिर वो टायर स्पेस ही क्यों ना हो। टायर सेक्टर में भी JK टायर, अपोलो टायर, CEAT, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में इसी इम्पैक्ट पर एक कामकाज होता हो। हरे निशान के साथ पेंट और टायर दोनों में हमने अच्छी मजबूती देखी। मिड कैप में ABB, डालमिया भारत, इमामी जैसे स्टॉक्स शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी पर कामकाज दिख रहा था। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में हर तरफ हरियाली थी। FMCG में सबसे ज्यादा मजबूती, उसके ठीक पीछे IT पैक, प्राइवेट बैंक स्पेस, चाहे फिर फार्मा हो, हर तरफ मजबूती के साथ कामकाज दिखा। फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो भी पीछे नहीं छूटे। फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी काफी मजबूत थी, काफी अच्छी थी, तो क्लियरली एक पॉजिटिव सेशन पूरे दिन जारी रहा और क्लोजिंग भी मजबूती के साथ ही दिखी। बिल्कुल, तो मजबूती के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिली है और काफ़ी अच्छे एक्शन के साथ आज दिन भर बाजार में कारोबार होता हुआ भी दिखाई दिया। और क्रूड में जो गिरावट आई उससे भी हमने देखा कि काफ़ी सारे शेयरों में आज एक्शन दिख रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। QRC इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के डायरेक्टर अयाज मोतीवाला ने हमसे खास बातचीत की और उनका कहना है कि बाजार में अगले 6 से 9 महीने अभी भी परेशानी बनी रहेगी। ये मार्जिन प्रेशर का सिलसिला 2 से 4 क्वार्टर चल रहा है और मार्केट आगे के परसेप्शन की होती है हमेशा। सो अर्निंग्स आउटलुक के बारे में हमेशा इन्वेस्टर सोचते हैं। तो जैसे ये कोई कंपनी, जैसे कल मैरिको ने आई थिंक वो डिस्क्लोज किया, प्री क्वार्टर वो करते हैं आजकल, तो उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन के बारे में बताया है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आगे का सोचेंगे। तो ये जैसे रिपोर्टिंग सीजन अब आएगी 15 दिन में, उसमें जो पास्ट क्वार्टर गया हुआ है उसकी समझ आएगी इन्वेस्टर को, और उस बेसिस से करंट जो पाम ऑयल प्राइसेस या क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स जैसे पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, जो की इनपुट्स हैं FMCG कंपनीज के, उनके प्रोडक्ट्स को फैक्ट्रीज में बना के मूव करना कंज्यूमर के घरों में, उनके एक बेसिस हो जाएगा, जिस बेसिस से 2022-23 और उसके आगे अर्निंग्स आउटलुक बनेगी। तो उसको मतलब मार्केट आगे की सेलिब्रेट कर रहा है। जरूर नंबर में दिखना 1 से 2 क्वार्टर और होगा, बट मार्केट आगे देखेगा। यार आगे देखने की बात करें तो मार्केट
आज थोड़ा खुशी में इसलिए भी है क्योंकि ओवरनाइट क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़ोर से झटका खाए हैं और नीचे आ रहे हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया के मार्केट के लिए सबसे बड़ा इशू था। क्या ये इशू भी अब सॉल्व होता नजर आ रहा है? क्या हम क्रूड ऑयल प्राइस के संकट से हम निकल जाएंगे और बाजार आगे बढ़ेगा? देखिए, इसको मतलब 15 दिन एक महीने की बेसिस से नहीं जज किया जा सकता। तो इंडिया एनर्जी शॉर्ट है फंडामेंटली। 70-80% अपना इंपोर्ट बिल जो है वो क्रूड और डेरिवेटिव उनके रिलेटेड ही है। तो उस बेसिस से ये चैलेंजेस आ जाती हैं, करेंसी का है और हायर इंटरेस्ट रेट है इंडिया की। तो क्रूड ऑयल का नीचे आना शॉर्ट टर्म में उसकी दूसरी भी रीडिंग है। वो जो बातें अभी नेक्स्ट इन्फ्लेशन के बियॉन्ड की हो रही है, वो है रिसेशन की या वेरी लो ग्रोथ की ग्लोबली। तो उसमें डिमांड सिचुएशन और क्रूड ऑयल बीइंग द की इंजन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये परसेप्शन बिल्ड होता है और उस बेसिस से ये क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस लेवल से अगर ये सेटल भी हो जाता है या और थोड़ा नीचे सेटल होता है, तो ये इंडीड भारत के लिए और भारत की बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन है नियर टर्म में। लॉन्गर टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी की हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, वेदर इट इज रिन्यूएबल एनर्जी पे जो पुश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उनका मिशन है रिन्यूएबल एनर्जी का करना in the form of wind and solar in particular। तो ये चीजें बेनिफिट देंगी नेक्स्ट 5 और 10 बरस के बेसिस पे। इंटरिम में अगर ये हो जाता है तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव ही है। यस, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं 18 आवर्स देश को। यस, कल जब क्रूड फॉल हो रहा था ना, तो मार्केट में कमेंट्री ये आ रही थी कि रिसेशन आ सकता है यूएस के अंदर। तो मैं आपसे सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ कि अगर यूएस के अंदर कोई भी दिक्कत बढ़ती है इन द टर्म्स ऑफ रिसेशन कभी आ जाता है, तो भारत उससे कितना कपल है और कितना डीकपल्ड है? और अगर ऐसा होता है, इन एनी केस अगर ऐसा होता है, तो इंडिया के अंदर क्या हो सकता है? जी, ये बहुत ही फिनोमिनल क्वेश्चन है आपका एक्चुअली, और इसके मल्टी लेयर आंसर्स हैं। बट हाई लेवल पे पहला इजियर आंसर ये होगा दैट एज इंडिया हम लोग हैं, कंट्री का रेजिलियंस काफ़ी ज़्यादा है और ग्रोथ फेज में ये कंट्री अभी भी है, कॉन्ट्रास्टिंग विथ एजिंग यूरोप या वेरी एजेड जापान उसके सामने, लेट्स से द लार्ज इकोनॉमीज जिससे हम लोग compete कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है दैट एट द मार्जिन अगर ये एनर्जी कॉस्ट घट जाता है तो एक्चुअली भारत देश की ग्रोथ स्टेडी टू 1-2 पॉइंट से बढ़ जाएगी एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ से। लेकिन स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के कोरिलेशन से नहीं चलते हैं, बाकी और भी फाइनर पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इकोनॉमिक आउटलुक दूसरे देशों की, ट्रेडिंग आउटलुक दूसरे देशों की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आईटी आउटसोर्सिंग है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल कंपनियां हैं, ये सब लोग ग्लोबल ट्रेड पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो अगर उस देशों में ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, विच इज काइंड ऑफ द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ रिसेशन, तो उस इंटरिम पीरियड में डेफिनेटली डीकपल नहीं होंगे। ये लीमन के टाइम पे भी भारत के बारे में कहा गया था, लेकिन रेजिलियंस भारत देश का ज़्यादा है, एबिलिटी टू बाउंस बैक ज़्यादा है। तो ये मोमेंटरी फेज हो सकता है 6-9 महीने का सिचुएशन, जिसमें आपको मौका मिल रहा है, हमारे जैसे बॉटम अप इन्वेस्टर्स का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैक्रो की प्रैक्टिस तो एक लेवल पर है, उस पर हम एक कोई विशेष टिप्पणी दे सकते हैं, बट मैक्रो सब्जेक्ट एक अलग ही शैली का है जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है बॉटम अप इन्वेस्टिंग का, और ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट प्रेजेंट करती है, जैसे अभी चल रहा है, लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स का जो बात बैकग्राउंड में चला था 6-9 महीने, अभी ये इन्फ्लेशन की बात आई है और अभी ये रिसेशन की बात आ रही है। तो मैक्रो सब्जेक्ट्स आते रहेंगे, इसमें मौका बिल्ड होता रहेगा, और आपको ये देखना है वेदर, जैसे आपने कंज्यूमर कंपनी के बारे में बात की या कोई फार्मा कंपनी, कोई केमिकल कंपनी, ये मार्केट अगर उसको बहुत ज़्यादा
पनिश कर देता है फॉर जेन्युइनली रेलेवेंट नियर टर्म चैलेंजेस, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है और उसी अपॉर्चुनिटी की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये थे अयाज मोतीवाला मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ ले चलते हैं आपको। सरकार ने कंपनियों से एक हफ्ते में खाने के तेल के दाम में कमी करने को कही है। पूरी डिटेल आपको बता देते हैं और बताने के लिए समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। जी बिल्कुल, खाने के तेल की कीमतों को लेकर के ये बड़ा डेवलपमेंट है और जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि सरकार ने तमाम एडिबल ऑयल कंपनीज को साफ तौर पे हिदायत, ये निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें तेल की कीमतों को रिटेल मार्केट में कम करना होगा और 10 से 15% तक ये कमी लानी होगी। और अगर रुपए के लिहाज से देखें तो तकरीबन 10 से 12 रुपए की कमी कच्चे तेल की कीमतों में खाने के तेल की कीमतों में आ सकती है और ये कमी अगले एक हफ्ते में लानी होगी, यानी कि ये आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी कर रहे थे और इसमें एडिबल ऑयल कंपनीज और साथ ही साथ इंपोर्टर्स शामिल थे और उनसे साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो एडिबल ऑयल के जो रेट हैं रिटेल मार्केट में वो उसमें कमी लाएं। और उसके पीछे का तर्क यही है कि अभी जो स्थिति है, खासकर जो ग्लोबल स्थिति है, मसलन जिन कंट्रीज से भारत इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल, वहाँ पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डोमेस्टिक सिचुएशन भी इस पैमाने पर काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। लिहाजा सरकार का ये कहना है कि भले ही पिछले 2 से 3 महीनों में जो एडिबल ऑयल की कीमतों में 8 से 10% की कमी आई हो, लेकिन अभी भी स्कोप है, संभावना है कि 10 से 12 रुपए और कमी लाई जा सकती है। और इस कदम का मतलब ये है कि जो एंड यूज़र है, ग्राहक है, उसको एडिबल ऑयल की कीमतों में गिरावट मिलने के साथ ही कुछ राहत मिलेगी, खासकर महंगाई के ऐसे बढ़ते प्रकोप के बीच में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर ये सारी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। एफएमसीजी कंपनियों में आज मजबूती देखने को मिली है और सेक्टर की प्रमुख कंपनियां गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने Q1 बिजनेस अपडेट जारी किए हैं और तीनों कंपनियों के बिजनेस अपडेट से पूरी जानकारी देने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विनी, बताइए। काफ़ी सारी एफएमसीजीज़ की Q1 अपडेट आ चुकी है और मैरिको की पहले बात करते हैं तो जो मेन हाईलाइट आ रही है मैरिको से कि मैरिको ने हाईलाइट किया हुआ कि कंपनी ने टेपिड डिमांड देखी हुई है ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में, जो इम्पैक्ट कर रही है मैरिको के Q1 FY23 नंबर्स को। उसके अलावा जो सभी सेगमेंट्स हैं मैरिको के, वहाँ सब की सेगमेंट्स में डिक्लाइन दिखी है एक्सेप्ट प्रीमियम केयर सेगमेंट जहाँ पे कंपनी ने रोबस्ट ग्रोथ देखी है। और जो तीसरी मेन हाईलाइट थी कि वो है कि कंपनी ने मार्जिन्स चूज़ किए हैं ओवर वॉल्यूम्स, तो इसीलिए इंडिया बिजनेस में वॉल्यूम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं में अराउंड मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन एक्सपेक्ट है, वाइल मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। बोथ ग्रॉस मार्जिन्स और इबिटा मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है ये टाइम YOY बेसिस पे। मूव ऑन करते हैं GCPL से। GCPL ने भी सिमिलर हाईलाइट दी हुई है कि उनकी जो डिमांड है एफएमसीजी सेक्टर की, वहाँ पे उनकी इम्पैक्ट, उन्होंने सॉफ्ट डिमांड देखी हुई है ये टाइम क्वार्टर में। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने प्राइस हाइक्स ली थी, उसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ी इम्पैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स थोड़े लोअर आएंगे कंपनी के लिए। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ड्रॉप एक्सपेक्टेड है ये टाइम वर्सेस हाई बेस जो था लास्ट ईयर, तो ड्रॉप एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम में। और उसकी इंडिया बिजनेस, GCPL की इंडिया बिजनेस में डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है कि वो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे ये टाइम। रूरल डिमांड उन्होंने बोला है कि काफ़ी वीक है वर्सेस अर्बन डिमांड, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्टली डाबर की बात करते हैं। डाबर एक्सपेक्ट करें कि वो रिपोर्ट करेंगे एक हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। नाउ ये डिफरेंट है, जो हमने GCPL मैरिको ने जो अपडेट दी थी उससे थोड़ी अलग है। तो ये एक्सपेक्ट करें कि उनकी जो फूड एंड बेवरेजेस ग्रोथ है वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। और होम केयर पर्सनल केयर बिजनेस में भी वो लो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। तो डाबर की जो अपडेट आई हुई है वो काफ़ी थोड़ी बेटर है GCPL और मैरिको से कंपेयर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। गूगल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की और इसमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में गूगल पर अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ रही हैं मेघना मित्तल। मेघना, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी, हम जानते हैं कि कंपटीशन कमीशन मार्केट डोमिनेंस के ऊपर, अब्यूज़ के ऊपर कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जो अब सूत्र बता रहे हैं कि 2 रिपोर्ट गूगल के ऊपर, गूगल पे और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपटीशन कमीशन द्वारा रेडी हो चुकी हैं और उस पे हियरिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट अगस्त 2 को गूगल को बुलाया गया है इसकी हियरिंग के लिए। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स में प्राइमा फेसी गूगल को पाया गया है कि वो वायलेट कर रहा है प्रोविजंस कंपटीशन एक्ट के, मार्केट डोमिनेंस का के जो एविडेंसेस पाए गए हैं। इनफैक्ट गूगल के ऊपर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस पाई गई है जो रिपोर्ट में जो सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा जब हमने गूगल से भी उनका पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके ऊपर, तो गूगल ने ये कहा है कि वो जब हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वो कंपटीशन कमीशन के सामने अपना पक्ष रखेंगे और ये बताएंगे कि कैसे एंड्रॉयड ने इनफैक्ट इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इंटरिम रिपोर्ट है, इंटरिम जो प्रोसेस है, जब फाइनल जजमेंट आएगा कंपटीशन कमीशन का उसका वो इंतज़ार करेंगे। तो ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जब हियरिंग अभी शुरू हो जाएगी अगस्त 2 को, उसके बाद करीब 3 महीने अंदर कंपटीशन कमीशन अपना फाइनल जजमेंट दे देगा। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये पाया गया है, ये प्रूव किया गया है कि कैसे गूगल अपने, बिकॉज उन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उनका 90% मार्केट शेयर है, तो वो स्मार्टफोन कंपनीज़ को कैसे बोलते हैं कि जो सर्टन ऐप्स हैं वो अपने प्ले स्टोर में रखें, जैसे कि गूगल पे हो गया, और गूगल जो क्रोम जो सर्च इंजन है उनका, उसको कैसे प्रोमिनेंटली स्मार्टफोन्स डिस्प्ले करें, ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये देखना बाकी रहेगा कि कैसे 3 महीने के बाद जब हियरिंग कंप्लीट होती है उसके बाद क्या फाइनल जजमेंट कंपटीशन कमीशन अपना व्यू लेती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मीना ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।